कानपुर में डॉक्टर गया प्रसाद कटियार भारत की महान क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में अग्रणी स्थान रखते हैं। उनका जन्म जून 1900 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद के बिल्होर तहसील के ग्राम खजूरी में एक समृद्ध जमींदार परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री मोजीराम थे और वे परिवार की सबसे बड़ी संतान थे। डॉक्टर कटियार के व्यक्तित्व पर उनके बाबा चौधरी महादीन कटियार का गहरा प्रभाव था। चौधरी महादीन कटियार न केवल एक बड़े जमींदार थे बल्कि 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के वीर योद्धाओं में भी शामिल रहे थे। बचपन से ही डॉक्टर गया प्रसाद को अपने बाबा से देशभक्ति, त्याग और राष्ट्रीय सेवा की प्रेरणा मिलती रही। यही संस्कार आगे चलकर उनके जीवन का मार्गदर्शन बने। उन्होंने आगरा से चिकित्सा डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त की, परंतु उनका मन केवल चिकित्सकीय सेवा तक सीमित नहीं रहा। देश पर विदेशी शासन का अत्याचार देखकर उनका हृदय व्यथित उठा और वे भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने को अपना वास्तविक कर्तव्य मानने लगे। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने उज्जवल चिकित्सकीय भविष्य से अधिक महत्व राष्ट्रीय सेवा को दी और क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ गए। उनका बाल्यावस्था में ही विवाह हो चुका था, किंतु पारिवारिक बंधन भी उन्हें देश सेवा के मार्ग से विचलित नहीं कर सके। उनकी प्रथम पत्नी श्रीमती रज्जो देवी ने भी उनके इस महान उद्देश्य में पूर्ण सहयोग दिया। जब डॉक्टर कटियार देश की सेवा के लिए घर छोड़कर जाने लगे, तब रज्जो देवी ने अत्यंत भावुक किंतु प्रेरणादायी शब्दों में कहा, डॉक्टर साहब, आपसे अधिक मूल्यवान कोई भी वस्तु मेरे पास नहीं जिसे मैं देश के लिए न्योछावर कर दूं। ये कथन भारतीय नारी के त्याग, समर्पण और राष्ट्रभक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। डॉक्टर गया प्रसाद कटियार ने सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव तथा अन्य अनेक क्रांतिकारियों के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के समर्पित कार्यकर्ता रहे और देश की आज़ादी के लिए अपना संपूर्ण जीवन संघर्षों को समर्पित कर दिया। उनके जीवन का सबसे उल्लेखनीय पक्ष यह है कि उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए लगभग 19 वर्षों जेल में बिताए। इस दौरान उन्होंने लाहौर, मुल्तान, बेलारी, अंडमान की सेल्युलर जेल, कालापानी, नैनी, सुल्तानपुर और कानपुर सहित अनेक जेलों में कठोर कारावास झेला। उन्होंने कैदियों के अधिकारों और सम्मानजनक व्यवहार की मांग को लेकर कई लंबी भूख हड़तालों भी की, जिनमें 65 दिन की ऐतिहासिक भूख हड़ताल विशेष रूप से उल्लेखनीय है। डॉक्टर गया प्रसाद कटियार का जीवन त्याग, साहस, संघर्ष और राष्ट्र प्रेम की ऐसी अमर गाथा है जो आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी। उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री क्रांति कुमार कटियार जी के मुखारबिंद से प्राप्त संस्मरणों और जानकारियों के आधार पर हम डॉक्टर गया प्रसाद कटियार के संघर्षमय एवं प्रेरणादायी जीवन की ये यात्रा पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार भगत सिंह, उनके अनन्य सहयोगी रहे आपके पिताजी। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनसे जो भी संस्मरण उनसे जुड़े हैं, आपकी उनका जो भी जीवन संघर्ष रहा है, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो रही है, कृपया अपने जो भी आपकी जानकारी है उसके हिसाब से हमारे बीच साझा करें। हमारे परिवार में हमारे पिताजी क्रांतिकारी डॉक्टर गया प्रसाद कटियार ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है। वो तो लिया ही, लेकिन हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि इस शुरुआत होती है सन 1857 से। 1857 में हमारे देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और ये आंदोलन बहुत तेज चला था, पूरे देश में चला था। और लेकिन कुछ कारणवश ये आंदोलन असफल हो गया। अदरवाइज सफल हो जाता तो देश हमारा उसी समय आज़ाद हो जाता था। तो हमारे पिताजी के ग्रैंडफादर जी चौधरी महादीन कटियार, हाँ, उन्होंने भी अपनी एक छोटी सी सेना टाइप की बना रखी थी और अंग्रेज़ों के खिलाफ काफ़ी युद्ध किया अपना था। हम लोग रहने वाले हैं ग्राम खजूरी खुर्द, बिल्हौर, जिला कानपुर नगर में हमारे पूर्वज रहने वाले थे। तो 1857 का जब आंदोलन हुआ तो इन्होंने बढ़ चढ़ के सेना लिया, अंग्रेज़ों से टकराहट हुई, पूरी टकराहट हुई, तो इनके सर पे एक बहुत तेज चोट लग गई थी और ये घाव मरते मरते बचे थे। तो इसके बाद इनका शरीर कमज़ोर हो गया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, फिर अपने जो पोते और बाबा का रिलेशन बहुत अच्छा होता है, तो इन्होंने अपने पोते को यानी कि डॉक्टर गया प्रसाद कटियार को उनको 1857 की कहानियाँ सुनाई। कहानियाँ सुनाने से इनके अंदर, गया प्रसाद के अंदर उनसे प्रेरणा मिली। बचपन से इनके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो गई। तो फिर इसके बाद क्या होता है कि उस समय पीरियड में बहुत छोटी उम्र में शादी हो जाती थी। जब गया प्रसाद जी 11 वर्ष के थे तो यहाँ पर शिवराजपुर के पास बैरी गाँव में जमींदार, उस समय जमींदार परिवार में ही शादी होती थी। हम लोग बड़े जमींदार हुआ करते थे। लेकिन हमारे पिताजी के ग्रैंडफादर ने जब 1857 के आंदोलन में हिस्सा लिया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे बहुत नाराज़ हो गई थी, तो उनकी काफ़ी जमींदारी जब्त कर ली गई थी। तो हम लोग अपर क्लास की जो
जमींदार थे, तो उसके बाद हम लोग मिडिल क्लास के जमींदार रह गए। उस समय जमींदार परिवारों की शादियाँ जमींदार घरों में ही होती थी। तो 11 साल के गया प्रसाद की 7 साल की रजो देवी से उस समय उनका विवाह हो गया। इसके बाद गौना बहुत देर में हुआ। फिर जब पिताजी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना स्टार्ट किया तो सबसे पहले गांधी जी के असहयोग आंदोलन जो सन 1921 में चला था, सन 1921 के असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। विदेशी कपड़ों की होली चलाई, कई जगह आंदोलन किया, पकड़े गए, लाठीचार्ज हुआ, मारे पीटे भी गए। और इसके बाद कानपुर में भी इन्होंने काफ़ी कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में इन्होंने बहुत काम किया। बिल्लौर है, घाटमपुर में है, गणेश शंकर विद्यार्थी हमारे यहाँ कानपुर के बड़े लीडर थे। प्रताप प्रेस निकलता था उनके वहाँ काम किया। हरिहर नाथ शास्त्री, डॉक्टर जवाहरलाल रोहतगी, तो ऐसे करके बड़े सीनियर लीडर थे, नारायण प्रसाद अरोड़ा वगैरह राष्ट्रीय स्तर के नेता जो कानपुर के थे और बड़े बड़े लीडर्स यहाँ आते थे। तो इन्होंने कांग्रेस में सक्रिय रूप से योगदान देना चालू कर दिया। जब गांधी जी का 1921 का आंदोलन चला तो चौरी चौरा कांड हो गया गोरखपुर के पास, थाना लूट लिया गया। इसके बाद वहाँ पर हत्याएं हुई तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो गया प्रसाद जी को बहुत खराब लगा। उन्हें लगा कि असहयोग आंदोलन अपने बहुत टॉप पर पहुँच चुका है और उस समय आंदोलन वापस लेने का मतलब हो गया हमें मिली मिलाई आज़ादी जो हमें मिलने वाली थी वो हमारे हाथ से निकल गई। यानी 1921 के बाद 23-24 तक देश आज़ाद हो जाना चाहिए। तो फिर इनका थोड़ा कांग्रेस से मुँह विमुख हो गया। लेकिन ये कांग्रेस में तब भी में काम किया, मजदूरों के बीच में काम किया, किसानों के पास काम किया, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। फिर धीरे धीरे और ये क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। जब संपर्क में आए तब इन्होंने कहा सशस्त्र क्रांति का रास्ता ही हमारा रास्ता हो सकता है, अदरवाइज कांग्रेस ऐसे असहयोग आंदोलन से या भीख मांगने से थाली में नहीं, हमको देश आज़ादी नहीं मिलेगी। देश आज़ादी के लिए पहली कुर्बानी देने का तो सशस्त्र क्रांति एक ऐसा रास्ता था जहाँ आप कभी भी भूख हड़ताल में मारे जा सकते, पुलिस की गोली से मारे जा सकते, आप फांसी पर लटकाए जा सकते हैं। तो इस तरह के उसमें मरना ही होता है। इन्होंने अपने आप को पूरा जीवन समर्पित करने का पहले सोच लिया। तो ये क्रांतिकारी पार्टी में आए तो वहाँ भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे कई सारे इनको क्रांतिकारी साथी मिले। अब उसमें सबसे बड़ी दिक्कत थी उस समय जो क्रांतिकारी पार्टी में जो लोग हुआ करते थे तो अधिकतर ये 18, 19, 20, 21 साल के नौजवान हुआ करते थे और ये सब स्टूडेंट वगैरह हुआ करते, पढ़ाई लिखाई करते थे। तो जब ये क्रांतिकारी पार्टी में आए तो इनसे कहा गया कि आप तो शादीशुदा हैं, जब शादीशुदा है तो हम आपको पार्टी में कैसे ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास बीवी है, पत्नी है, कल को बच्चे होंगे, कल को पत्नी आकर रोकने लगी तो आप सारे राग उगल देंगे, हम नहीं ले सकते। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं क्रांतिकारी पार्टी बनना चाहता हूँ, मैं पूरी तरह समर्पित रहूँगा। तो उन्होंने कहा कि अपनी पहले पत्नी से इजाज़त लेकर आओ, पत्नी अगर आप ही जाने देती है, क्योंकि बाकी सब बहुत ज़्यादातर सब अनमैरिड में मतलब अपने आप खत्म हो गए तो कोई बात नहीं, हमारे पीछे कोई नहीं है, कोई हम पर आश्रित नहीं है। बाकी फैमिली मेम्बर तो होते ही हैं, भाई बहन, माँ बाप। तो ये पत्नी के पास आए तो पत्नी से कहा कि मैं क्रांतिकारी पार्टी का सदस्य बनना चाहता हूँ और इसमें मैं कभी भी गोली से, बंदूक से, जेल में सड़ के मारा जा सकता हूँ। तो तुम ये समझ लो कि ये रास्ता तो मेरा मौत का रास्ता है और जब तक देश आज़ाद नहीं होगा तब तक हम लड़ते रहेंगे, यानी हमारा जीवन इसी लिए देश के लिए समर्पित है। उस समय तक डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली थी? हाँ, उस समय उससे पहले उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई करी थी। असल में तो हमारे गया प्रसाद के पिताजी यानी हमारे ग्रैंडफादर नहीं चाहते थे कि लड़का पॉलिटिकल में जाए, स्वतंत्रता आंदोलन में जाए, क्योंकि उनकी जमींदारी थी और वो चाहते, और पिताजी हमारे बड़े लड़के थे, उनके 2 ही लड़के थे, पिताजी बड़े थे, तो वो चाहते थे जमींदारी का काम संभालें। लेकिन पिताजी को ये मंजूर नहीं था, बोले जमींदारी करने का मतलब हम देश की आज़ादी में भाग नहीं ले पाएंगे। तो इन्होंने अपनी माँ से कैसे किसी तरह पैसे ऐसे लेकर फिर आगरा से जाकर डॉक्टरी पास की। तो डॉक्टर बन गए। तो डॉक्टर पैसे लिए एक आराम होता है कि आप कहीं भी दवाखाना खोलिए, आप सुबह शाम तक बैठे रहेंगे तो दाल रोटी का पैसा निकल आएगा, अगर आपके घर वाले 1 रुपया भी नहीं देते हैं तो कर चुके थे। तो जब ये पार्टी वाली बात आई तो ये अपनी पत्नी के पास गए। तो पत्नी के पास गए तो बताया कि मैं देश की आज़ादी ले लेना चाहता हूँ, मैं किसी भी समय मर सकता हूँ, तो तुम ये समझ लो तुम विधवा हो गई। पत्नी रोने लगी, बोले ऐसा कैसे हो सकता है, जब आपने हमारे साथ शादी की थी और 7 फेरे लिए थे, 7 फेरे में कहा था दुख सुख कोई भी संकट पड़ेगा हम तुम्हारा बराबर साथ निभाएंगे, अगर ऐसा करना था तो फिर शादी क्यों की, 7 वचन क्यों लिए।
तब इन्होंने कई सारी रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती वगैरह को उदाहरण दिए जिन्होंने अपने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो उन्होंने कहा क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ रहकर देश की आज़ादी के लिए भाग न लूँ और देश को ऐसे गुलाम बना रहने दूँ? मैं गुलाम नहीं, जीवन में हम लोग जीव केवल अपने सुख के लिए। तो पत्नी को थोड़ा वो लगा, तब उन्होंने समझाया। तो पत्नी ने कहा ठीक है, तुम देश में जाते हो जाओ। तो बोले मैं ऐसे भरोसा नहीं करता, तुम मेरे सामने अपने माथे का सिंदूर पोंछ दो, तब मैं मानूंगा कि तुम सचमुच में हमें विदा कर दिया। तो उसने अपने पति का हाथ पकड़ा और माथे का सिंदूर पूछवा दिया, यानी तो बोले और कहा उससे, डॉक्टर साहब से, कि आप जिस रास्ते में चल रहे हैं उस रास्ते में चलिएगा, प्राणों का मोह मत करिएगा, अपने साथियों को कभी धोखा मत देना और अपने पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मेरे पास अब आपसे ज़्यादा मूल्यवान कोई नहीं है, मैं आपको देश सेवा के लिए समर्पित करती हूँ। ये जब कर आए तब पार्टी में लिए गए। तो जब पार्टी में लिए गए तो एक पार्टी थी HRA, पहले HRA के सदस्य बने थे। HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके नेतृत्व में काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, जिसमें 4 लोगों को फांसी हुई थी। लखनऊ के पास स्टेशन है, बहुत फेमस है काकोरी ट्रेन एक्शन। तो उसमें वो HRA की तरफ से हुआ था। तो HRA के भी कुछ क्रांतिकारी इनके संपर्क में आ गए थे। फिर इसके बाद जब रूस में क्रांति हुई तो पार्टी में तब लेनिन के नेतृत्व में, तो उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई, पूरी दुनिया में चर्चा हुई। तो उसमें फिर इसके बाद पार्टी ने प्रस्ताव रखा कि HRA की बजाय के नाम एक्सटेंशन करके हम HSRA रख देते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ। तो ये वो क्रांतिकारी जो भगत सिंह का ग्रुप था, तो केवल देश की आज़ादी इनका लक्ष्य नहीं था कि केवल देश आज़ाद हो जाए और हम रहने लगे। ये उन्होंने उसी समय रख लिया था कि अगर देश आज़ाद होगा तो हमारी शासन व्यवस्था कैसी होगी, जिस निचले तबके के लिए, जिस शोषित वर्ग के लिए हम लड़ रहे हैं उसके लिए व्यवस्था कैसी होगी। तो ये उन्होंने उस समय पूरा खाका खींच लिया था। इससे पहले ये हुआ करता था गांधी जी के समय में कि हमको थोड़ी सी सुविधाएं दे दीजिए, अंग्रेज बने रहें। इन्होंने कहा कि इस पर कोई समझौता नहीं होगा, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो उसमें शामिल हो गए। तो डॉक्टर ज्ञान प्रसाद के साथ एक खासियत ये थी कि ये पेशे से डॉक्टर थे, डॉक्टरी पास कर रखी थी इन्होंने। सबसे पहले होम्योपैथी का कोर्स किया था, इसके बाद एलोपैथी का भी कोर्स किया। इधर ज्ञान प्रसाद का नाम पुलिस जान चुकी थी। तो ये कहीं भी जाते थे तो फ़ायदा ये होता है, ये अपने फर्जी नाम से दवाखाना खोल लेते थे। और वास्तव में उस समय कोई भी डॉक्टर को किराए पर दे देता है, उससे ये फ़ायदा होता है, मोहल्ले को फ़ायदा होता है कि डॉक्टर हो गया है, रात के 2 बजे भी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो डॉक्टर देख लेगा, उधारी कर लेगा, हमारा मरीज़ को बेहतर तरीके से देख लेगा, तो दे देते थे। तो वास्तव में इनका जो बाहर जो केवल क्लिनिक होती थी, अंदर बम बनाने का कारखाना होता था। इन्होंने बम बनाना सीख लिया था। तो ऐसे जैसे कई जगह पर इन्होंने खोला, जैसे फिरोजपुर पंजाब में इन्होंने डॉक्टर BS निगम के नाम से दवाखाना खोला। डॉक्टर ज्ञान प्रसाद कटियार थे, कटियार एक कुर्मी कास्ट होती है। ज्ञान प्रसाद कटियार तो नाम बताएंगे पुलिस जान जाएगी। तो पुलिस को चकमा देने के लिए अपना नाम रखा डॉक्टर BS निगम, यानी कि फर्जी नाम, पूरा नाम, और निगम कायस्थ होते हैं। तो वहाँ रहने लगे। तो वहाँ पर और जब इन्होंने कायस्थ सभा का मतलब कायस्थों का काफ़ी स्टडी कर ली, वहाँ पर कायस्थ आने लगे तो वो समझते किसी को तो बता नहीं सकते हम नकली कायस्थ हैं। तो वहाँ रहने लगे तो लोग धीरे धीरे चर्चा करने लगे। यहाँ तक तो इतना इन्होंने कायस्थों के बारे में अध्ययन कर लिया कि वहाँ कायस्थ महासभा के लोग आने लगे। उन्होंने कायस्थ महासभा का फिरोजपुर का इनको सेक्रेटरी भी चुन लिया और कायस्थ महासभा का सम्मेलन हुआ, उसकी अध्यक्षता भी कर डाली। इतना ज़्यादा इन्होंने अध्ययन कर लिया था उसमें। वहाँ पर रखे तो 2 मंजिला मकान एक ऑर्डर कर लिया इन्होंने। तो उसमें नीचे दवाखाना चलाते थे डॉक्टर BS निगम के नाम से, और इसके ऊपर इनका पार्टी का केंद्र होता था। वहीं बम बनाने का सामान है, पिस्तौल है, हथियार है, इसके बाद साहित्य है। वहीं पर जो फांसी का जो चांद का फांसी हमने करा गया था, अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया, उसकी जीवनियाँ लिखी गई। वहीं पर सांडर्स वध की योजना बनाई गई और कई सारे उसमें काम हुए। तो भगत सिंह जो सिख थे, बाल भी वही काटे गए। तो भगत सिंह सिख थे, वास्तव में जूड़ा रखते थे और दाढ़ी रखते थे, है ना। कभी भी आप सिख देखिएगा, कभी भी जूड़ा या दाढ़ी नहीं कटवाता है ना, वो उसके धर्म के खिलाफ होता है। अब सांडर्स का मर्डर करना था तो पुलिस को चकमा देना था।
तो सांडर्स वर्ग की योजना भी वहीं पर बनी थी फिरोजपुर में। तो इन्होंने डॉक्टर ज्ञान प्रसाद ने सुखदेव के साथ मिलकर भगत सिंह के सिर के केस और दाढ़ी काट के हमारे जैसा बना दिया। अब कोई व्यक्ति नहीं कह सकता ये व्यक्ति सिख होगा। सिख हमेशा वैसे करके रखता है। सांडर्स कौन था? सांडर्स उस समय लाहौर का DYSP था, है ना, यंग लड़का था। आज के ज़माने में कह सकते IPS ऑफिसर था। लाला लाजपत राय ने जब साइमन गो बैक के नारे लगाए थे तो सांडर्स के ही आदेश पर उनके ऊपर इतनी लाठियाँ बरसाई गई कि उसकी अस्पताल में जाके मृत्यु हो गई। तो देश का खून खौल उठा कि हमारे देश का एक सम्मानित नेता लाला लाजपत राय, उस समय देश के बहुत टॉप क्लास के सम्मानित नेता थे, लाल बाल पाल के जैसे कहते हैं, तो बोले इसका बदला लिया जाए। तो इसका बदला ये HSR यानी भगत सिंह के ग्रुप में लिया। तो डॉक्टर ज्ञान प्रसाद भी उसकी योजना में शामिल थे। योजना पूरी बनी, भगत सिंह के केस काटे और फिर जाके इन्होंने सरेआम दिन दहाड़े जब वो सांडर्स अपनी मोटरसाइकिल से आ रहा था तब उसने जाके गोली मारी। भगत सिंह ने गोली मारी, राजगुरु ने मारी, बाद में चंद्रशेखर आज़ाद ने इंडियन सिपाही था उसको वाली दी, जनन सिंह कर नहीं माना उसको भी गोली मारनी पड़ी। जय गोपाल साइकिल लेकर बैठ गया। जय गोपाल वो था जो हमारे पिताजी के पास पार्टी के हिसाब से साथी था, लेकिन दुनिया की नज़र में वो नौकर था, यानी नौकर कम कंपाउंडर बनकर रहा था। बाद में वो पकड़ा गया तब उसने उड़ा बोला, तब ये भगत सिंह वगैरह सांडर्स केस का फाइल खुली। तो वहाँ फिरोजपुर में रहे, फिरोजपुर के बाद लाहौर में रहे, कई बार आगरा में भी रहे और ऐसे करते करते लाहौर मुल्तान वगैरह में रहे। होते होते प्रिय सहारनपुर जाके 15 मई 1929 को गिरफ्तार कर लिए गए। पूरी बम फैक्ट्री लगा रखी थी, कई साथी पकड़े गए उसकी। लाहौर, हाँ लाहौर यानी अब तो पाकिस्तान में चला गया है। नहीं किस केस में गिरफ्तार किया? हाँ तो ये बताया कि लाहौर में जो DYSP को मारा, अच्छा हाँ, उसका मर्डर किया तो वो उसका नाम लाहौर शरीयत केस पड़ा। हाँ क्योंकि लाहौर में DYSP को मर्डर करवाया था तो वो उसमें पड़ा, उसका नाम पड़ा। तो सहारनपुर बम फैक्ट्री पकड़े गए, फिर सब धीरे धीरे और लोग भी पकड़े गए। और इसी बीच में जब मर्डर हो गया, सांडर्स का मर्डर भगत सिंह ने करने के बाद पार्लियामेंट में बम फेंका था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 2 बम फेंके थे, वो धुएं वाले बम थे, मतलब किसी को मारने के लिए नहीं, मतलब और उन्होंने पर्चे भी छपवाए थे, बहरी हो चुकी अंग्रेज सरकार के कान खोलने के लिए। तो वो जो कम पावर के बम थे वो भी डॉक्टर ज्ञान प्रसाद कटियार के ही देख रेख में बने थे आगरा की बम फैक्ट्री में, क्योंकि बम बनाने के विशेषज्ञ थे हैं और ये साइंस साइड के स्टूडेंट थे, पेशे से डॉक्टर थे, तो इनको केमिकल वगैरह का पूरा ज्ञान रहता था। तो कौन कैसे रखा जाए, तो सारा जितना भी बम बनाने का सामान इन्हीं के अंडर में रहता था। कि सहारनपुर में बम फैक्ट्री में पकड़े जाते हैं और इसके बाद मुकदमा चलता है और भी लोग चलते हैं, तो ये लाहौर शरीयत केस कहलाता है। तो लाहौर शरीयत केस ये उस समय देश का सर्वाधिक चर्चित केस था, यानी भगत सिंह वाला देश का सर्वाधिक चर्चित केस था, यानी भगत सिंह वाला केस, यानी लाहौर शरीयत केस उस समय देश पर नंबर 1 पर हो गया था ये केस। तो इन्होंने अब चूँकि जितने पकड़े गए उसमें कुछ गद्दार निकल गए, मौके पर देखा तो उन्होंने गवाही दे दी। जब ये केस चला तो जो जितने भी क्रांतिकारी थे इनको अपनी सज़ा की चिंता नहीं थी कि सज़ा जो चाहे फांसी हो, आजीवन कारावास हो, 10 साल हो, 5 साल हो, इसकी इनको कोई परवाह नहीं थी। तो इन्होंने अदालत का बाइकआउट किया, इनके साथ सुविधाएँ नहीं हुई तो इन्होंने फिर वहाँ हंगर स्ट्राइक की, 65 दिन की भूख हड़ताल हुई। इनके साथी यतीम नादार शहीद हो गए उसमें। उसी के चलते B क्लास जेल का निर्माण हुआ, माना C क्लास जेल मिलती थी। तो इनको चिंता नहीं थी। तो इस बात की तो इन्होंने क्या किया, भारत सरकार ने बोली ये केस को लंबा घसीटना चाहते हैं, मुकदमा बहुत ज़्यादा हो, तो रोज़ पत्रकार आते थे, अगले दिन अखबार में छपता था, यानी जनता के अंदर ज्वाला आती थी। गवर्नमेंट समझ गई कि ये केस को लंबा घसीटकर अपना प्रचार प्रसार चाहते हैं, इनको किसी सज़ा की चिंता नहीं है। तो उन्होंने अंग्रेज़ों ने फिर स्पेशल ऑर्डिनेंस जारी किया। गवर्नमेंट के पास, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती विशेष अध्यादेश, जैसे 3 कृषि कानून आए थे तो पार्लियामेंट में नहीं पास हुए थे स्पेशल अध्यादेश। तो स्पेशल अध्यादेश जारी किया गया कि कोई भी अभियुक्त चाहे अदालत में आए या ना आए, कोई उसका क्रॉस जिराए हो या ना हो, कोई कुछ भी ना हो, अदालत फैसला सुना सकती है। लाहौर हाई कोर्ट मुकदमा चला और बोले इस अदालत के खिलाफ कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है, ये स्पेशल अध्यादेश किया गया। तो वहाँ पर कई अपराध जो मतलब अभियुक्त थे, जो ये देखा हुआ कोर्ट की कार्रवाई होती है, अभियुक्त पेश किया जाता है, फिर सरकारी पक्ष के गवाह भी पेश होते हैं,
दोनों के बयान होते हैं, फिर क्रॉस एग्जामिन होता है कि कौन इसमें सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसके बाद सजा होती है। तो ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं किया गया और पूरे न्याय के कानून बनाई हुई धज्जियाँ उड़ाई गई और बंद कैमरे में फैसला सुनाया गया। जब इन्होंने जज ने फैसला सुनाया उस समय कोई भी अभियुक्त नहीं था, ऐसा इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। और इसके बाद उनको सजा सुना दी कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी, डॉक्टर ज्ञा प्रसाद कटियार और उनके 5 अन्य साथी कमलनाथ तिवारी, शिवरपा, जयदेव कपूर को इनको उम्र कैद काला पानी की सजा सुना दी गई और सबको अलग अलग जेल में बंद कर दिया गया। तो फिर ये लाहौर के बाद मुल्तान जेल में रहे, रावलपिंडी जेल में रहे, इनको कई जेलों में ट्रांसफ़र किया जाता रहा। फिर ये होते होते मद्रास जेल में रहे, बेल्लारी जेल में रहे, अंडमान द्वीप की जो काला पानी है सेलुलर जेल उसके अंदर रहे, सुल्तानपुर जेल में रहे, नेहरी जेल में रहे, लखनऊ जेल में रहे, कानपुर की जेल में, ऐसे कंटिन्यूअस ये 17 साल जेल में रहे। जब ये देश की आज़ादी का मैटर आया तब सब अभियुक्तों को जब छोड़ा जाने लगा तब इनको वहाँ से रिहा किया गया। तो 17 वर्ष का एक कंटिन्यूअस जेल जीवन और इससे घबराई अंग्रेज सरकार जो थी तो हमेशा इन्होंने वहाँ पर भूख हड़ताल, अंडमान में रहे 46 दिन की भूख हड़ताल करी, उसका नेतृत्व किया। उस समय करीब 400 कैदियों ने 46 दिन की भूख हड़ताल की और एक भी कैदी पीछे नहीं हटा। ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड थी। 46 डेज बगैर खाना खाए, मतलब भूख हड़ताल का मतलब केवल आप पानी पिएंगे, इसके अलावा कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं करें। और चूँकि डॉक्टर साहब को अनुभव इससे पहले 65 दिन की भूख हड़ताल कर चुके थे, केवल पानी 65 दिन तक केवल पानी पिया, इसके अलावा कुछ अन्य नहीं चीज़ें। या 3 रात आज शहीद हो गए, फिर उन्होंने लास्ट में पानी छोड़ दिया तो 6-7 दिन बाद उनकी डेथ हो गई थी 63 डेज में। तो ऐसी अंडमान में भी किया। इनके एक साथी थे, उनको भी उम्र कैद हुआ था, वो बगल वाले कमरे में बंद थे। तो 40 दिन की भूख हड़ताल में 33वें दिन उनका ज़बरदस्ती पोस्ट फीडिंग की गई, फेफड़े में चला गया दूध और उसमें उनकी डेथ हो गई। तो मतलब संघर्ष जो है ये इन्होंने जो जेल के बाहर था उसको भी किया और अनशन भी किया, जिसे गांधी जी ने अनशन किए, अनशन के बारे में जाने जाते हैं। लेकिन क्रांतिकारियों ने अनशन किए तो अनशन में शहादत भी दी है। इन्होंने जेल से बाहर भी संघर्ष किया तो जेल में रहकर भी संघर्ष किया। जब 46 के बाद फिर 47 में जब देश आज़ाद हुआ है तब ये छूट कर आए हैं। आज़ादी के बाद देश की सरकारों तरफ से क्या रहा? तो देश के आज़ादी के बाद आए फिर परिवार वालों ने, तब इससे पहले का जब अंडमान की भूख हड़ताल में थे तो 2 बातें बता दें। तो उस समय इनकी पत्नी को जब मालूम हो गया कि इनको उम्र कैद की सज़ा हुई, उस समय तक लग रहा था अंग्रेज़ यहाँ से जाएंगे नहीं। अंग्रेज़ जाने का मैटर आया सन 42 से जब आंदोलन चला तब लोगों को कुछ उम्मीद बनी कि अब देश आज़ाद हो सकता है। इससे पहले किसी को उम्मीद नहीं थी। तो काला पानी की जेल में बंद थे, भूख हड़ताल थी, तो वहाँ की खबर यहाँ मिल गई कि हमारा पति भूख हड़ताल पर है। तो इनकी जो पत्नी रज्जो देवी थी तो उन्होंने कहा लगता है जीते जी हम अपने हस्बैंड को नहीं देख पाएंगे, अगर हमारे हस्बैंड भूखे हैं तो मैं खाना कैसे खा सकती हूँ। तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, यहाँ तक कि दवाई देना भी छोड़ दिया, तो उसमें उनकी डेथ हो गई थी। जब इस समय पिताजी जेल गए थे तो हमारी एक बहन थी उमा देवी, वो 4-5 महीने की थी। फिर वो अब वो अकेली रही, उस समय भाई बहन कोई था नहीं, माँ मर गई, पिताजी जेल में है। तो उस लड़की को हमारे मामा ने पाला पोसा था, कम एज में शादी हो जाती थी। तो और उसको अभी एक बात बता दें कि अंग्रेज सरकार कितना डॉक्टर ज्ञा प्रसाद कटियार से घबराती थी कि जब उस पीरियड में कम एज में शादी हो जाती थी। तब 14-15 साल की हमारी दीदी थी, तो उस समय पिताजी अंग्रेज की जेल में बंद थे। तो उनकी जब शादी का मैटर आया तो यहाँ से लेटर गया कि बिटिया की शादी है। तो पिताजी ने सरकार को लिखा कि हमारी बेटी की शादी है, उसकी माँ मर चुकी है, उस लड़की का कोई भाई बहन नहीं, मेरे अलावा और कोई नहीं है, तो मुझे पुलिस पैरोल में छोड़ दे या लॉकअप में हमें साथ में ले जाए, कन्यादान कर दे, फिर वापस जेल के अंदर बंद कर दे। तो चूंकि इनका स्पेशल ऑर्डिनेंस से जारी हुआ तो इनका फैसला केस यहाँ से नहीं जाता था, इंग्लैंड जाता था राजा जॉर्ज पंचम के पास। वहाँ पर टेलीग्राम गया तो वहाँ पर लिख के आया ही इज़ ए टेररिज्म प्रिजनर नो अलाउड, वो एक आतंकवादी कैदी है, उसको जेल से रिहा नहीं किया जा सकता। पुलिस इतना घबराती थी कि हम पुलिस लॉकअप के साथ जाए और लड़की का कन्यादान करा के वापस जेल में बंद करवा दे, जो आदमी 15 साल से करीब जेल में बंद है, दुनिया से कनेक्शन टूट चुका है, उसको भी भरोसा नहीं था। कि जब शादी हो गई फिर दीदी ने एप्लीकेशन दी, जीजा जी ने एप्लीकेशन दी कि मैं अपने ससुर से, दीदी ने कहा मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ। अब देखिए बड़ी लंबी इंक्वायरी हुई, उस समय लखनऊ जेल में बंद थे, पिताजी को नहीं बताया गया कि आपकी बेटी और दामाद मिलने आ रहे हैं। बेटी को दामाद को तो देखा ही नहीं, बेटी जब 6-7 महीने की थी, गोद में चल भी नहीं पाती थी, तब देखा था।
अब वो लड़की शादीशुदा हो गई, 14-15 साल की हो गई, हस्बैंड के साथ जाती है। फिर इसके बाद जेल के फाटक खुलते हैं। दीदी बताती थी पहला फाटक खुला, फिर अंदर गए दूसरा फाटक, इससे पहले तमाम लिखा पड़ी, तीसरा, चौथा, फिर 5वें फाटक में जाके ये खड़ी कर दी गई। एक पुलिस वाला साधारण कांस्टेबल को कोई भी नहीं मालूम क्या मैटर है, उसे मालूम था ये कि केवल बात सुनना, वो वहीं खड़ा हुआ। उसकी जिम्मेदारी दी गई थी इन दोनों की बातें सुनना ही थी। कोई जेल से भाग जाने की, बम पिस्तौल XYZ बात, राजनीतिक बात तो नहीं करते, फैमिली की बात करें करती, वरना इनको रोक देना, वापस कर देना। वो क्या, तो जहाँ के पर कोठरी थी वहाँ पर 2 कैदी बंद थे, एक जया प्रसाद थे, एक दूसरे कैदी थे। हमारी दीदी और दामाद गए। दामाद ने तो अपने ससुर को कभी देखा ही नहीं, दीदी ने 6-7 महीने देखा। 6-7 महीने में तो मेमोरी नहीं होती, और 6-7 महीने लड़की 14-15 साल की हो गई। तो वो दोनों लोग देख रहे, वो समझे इससे मिलने आए, वो समझे इससे मिलने आए। अब ये दोनों में से देख रही है कि हमारे पिताजी को, ससुर को करते क्या वो जानते ही नहीं। वैसे तो पुलिस वाला बोला, बड़ी मुश्किल से 15 मिनट की परमिशन मिली, आप अपने पिताजी से बात क्यों नहीं कर रही, क्यों टाइम खराब करें, 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो दीदी पूछती हमारे पिताजी हैं कौन, तो पुलिस वाला चकरा जाता है, बोले आप अपने पिताजी को नहीं जानती। देखिए, बोले आप पिताजी को नहीं जानते, बोले ये हैं आपके पिताजी। जब उसने उंगली करके बताया ये आपके पिताजी, तब पिताजी को समझ में आया कि हमारी बिटिया मिलने आई, मेरे पिताजी। तब वो जाकर मिले, तो उन्होंने पुलिस वाले से कहा जेल के फाटक बंद होती है, ऐसे करके होती है, एंगल पड़े होते हैं। तो उन्होंने कहा फाटक खोल दीजिए, हम अपनी बिटिया को प्यार करना चाहते हैं। 14-15 साल बाद मिली, तो पुलिस ने कहा ये अलाउड है, आप शिक्षे के अंदर रहिए, बाहर रहिए, जो भी बात है 15 मिनट का समय दिया गया। इसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, फिर परिवार वालों ने कहा कि अब आप शादी कर लीजिए, घर बसा लीजिए, क्योंकि आपका एक टारगेट पूरा हो गया है। फिर इन्होंने फिर दोबारा शादी की। जो आपकी माता जी थे? हाँ, तो फिर शादी की, तो उससे हम लोग हुए, हमारी बहनें हमसे बड़ी हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से डॉक्टर को ये कोई रहा कोई विशेष? हाँ, आज़ादी के बाद आए, लेकिन इन्होंने क्रांतिकारिता वाला अपना जीवन नहीं छोड़ा। ये लगातार पब्लिक में काम करते रहे, मजदूरों में, किसानों में, है ना। 2 बार जो चुनाव हुआ था सन 52 और 57 में, प्रथम आम चुनाव हुआ था, तो एक बार सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ा था, एक बार पुलिस चुनाव लड़ा था, रनर रहे थे, यानी सेकंड पोजीशन रही थी, जीत नहीं पाए थे। इतने साधन नहीं थे, जेल से छूट कर आए थे, पैसा ऐसा भी नहीं था। वो लड़े, CPM में काम किया, कम्युनिस्ट पार्टी में काम किया, कई पदों पर भी रहे, और ये लगातार किसानों मजदूरों में संघर्ष करते रहे, है ना। तो स्वतंत्र भारत की जेलों में भी 2 वर्ष रहे। अच्छा। हाँ, ब्रिटिश पीरियड में 17 साल रहे, तो आज़ाद भारत की जेलों में भी 2 साल रहे, क्योंकि मजदूरों किसानों में संघर्ष करते हैं। आज भी आप किसी भी सरकार के खिलाफ, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुछ भी अगर आप संघर्ष करें, पुलिस आपको पकड़ लेगी और धारा लगा देगी, आप जेल में बंद कर दिए जाएंगे। जेल पहले भी 2 तरह की जेल होती है, चोर बदमाश होते थे, राजनीतिक आदमी होता। आज भी 2 तरह के लोग होते, पॉलिटिकल आदमी भी जेल जाते हैं। आप देखिए कई सारे लीडर हैं, कई सारी धाराएं लगती, तो उसमें 2 साल उसमें भी जेल रहे, लेकिन उन्होंने कभी क्रांतिकारिता वाला कार्य छोड़ा नहीं। देहांत कब हुआ इनका? फिर 10 फरवरी 1993 को देहांत हुआ। तो इसके बाद आज़ादी के बाद हम लोग शिवराजपुर के पास, हमारे फिलौरी तहसील में शिवराजपुर जगह है, तो छत्तीसपुर गाँव था, वहाँ पर आके रहने लगे थे, डॉक्टरी की प्रैक्टिस करते थे और लोगों में भी चेतना का काम करते थे, तो वहाँ पर रहने लगे। तो अब जितना सेवा हो सकती थी हम लोगों ने की। अभी हमारी मदर भी 2 साल पहले एक्सपायर हुई हैं, तो हैं हमारी मदर जब एक्सपायर हुई है, तो उनकी भी इच्छा थी कि हम मरते मरते भी कुछ करिए, हमारी देह बेकार जाएगी। तो मेडिकल कॉलेज के शोध दिए, तो उन्होंने अपनी देह दान करी, और इसके बाद नेत्रदान भी किए माता जी ने, हम लोगों ने करवाए। 2 लोगों को रोशनी मिल रही। आज भी जो व्यक्ति ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं, नेत्रहीन होते हैं, तो उन दोनों आंखों को रोशनी भी मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने